इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 5 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और अब आप हमारी यदि करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको फ्री क्विज भी यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इन्हें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये नया सेगमेंट हमने अपनी ऐप में ऐड किया है और कई तरह का फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है या फिर फर्स्ट कमेंट से भी आप क्लिक करके हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, यदि आपका करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में कुछ स्कोर इंक्रीज हुआ या फिर आपको अपने आप में कुछ सुधार महसूस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूले। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड इज द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड भारत में किस भुगतान बैंक की मूल इकाई है? ऑप्शंस हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Which country is the partner nation for the 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन फरीदाबाद हरियाणा? हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए कौन सा देश भागीदार देश है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तंजानिया। आपको जानना चाहिए कि फरीदाबाद हरियाणा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का जो 37th एडिशन है इसे इनोग्रेट किया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इस मेले में हर साल कोई ना कोई जो देश है वो पार्टनर नेशन होता है और कोई भारतीय राज्य थीम स्टेट होता है। तो इस बार पार्टनर नेशन है तंजानिया और गुजरात थीम स्टेट है। सूरजकुंड मेला जो है इसमें कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और कल्चरल फैब्रिक्स ये सभी शोकेस किए जाते हैं और ये लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है पूरे वर्ल्ड में। आपको जानना चाहिए कि सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला पहली बार 1987 में होस्ट किया गया था। 2013 में इसे इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे ऑन February 4, 2024? 4 फरवरी 2023 को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, क्लोज द केयर गैप। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और साल 2000 से ही इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2024 में इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। एक्चुअली ये 3 साल से यही थीम है इसका, 22, 23, 24, क्लोज द केयर गैप। आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल कैंसर डायग्नोसिस ये 2050 तक 35 मिलियन हो जाएंगे, ऐसा कहा है WHO की जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, इनके द्वारा एक एस्टिमेट में। जहां 2022 में 20 मिलियन केसेस थे, वहीं अब 77% का इंक्रीज देखने को मिलेगा और 2050 में 35 मिलियन केसेस हो जाएंगे। इन्होंने भी बताया कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम 2022 की बात करें तो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कैंसर की रही वो लंग कैंसर रहा है। 2.5 मिलियन केसेस लंग कैंसर के विटनेस किए गए और इसके बाद फिर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, फिर कोलोरेक्टल, फिर प्रोस्टेट और फिर स्टमक कैंसर रिपोर्ट किए गए। लंग कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं 1.8 मिलियन, या फिर जितने भी कैंसर डेथ हुई है उनकी 19% डेथ लंग कैंसर के कारण हुई है। उसके बाद फिर कोलोरेक्टल कैंसर, फिर लीवर कैंसर, फिर ब्रेस्ट कैंसर और फिर स्टमक कैंसर। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू संजय वर्मा एज अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी? संजय वर्मा को यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए संजय वर्मा
ये यूपीएससी के मेंबर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं पैनल में, माफ़ कीजिएगा। और इन्हें शपथ दिलाई है यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो जिसका विवरण संविधान में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और जिसे एक्ट द्वारा बनाया जाता है ना, तो वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं ऑफिसर्स के ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी, वो यूपीएससी ही करवाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसको मैनेज करता है। और इस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, अगर इन चेयरमैन को भी इंक्लूड करें। और हर एक मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है कार्यकाल, या फिर 65 ईयर्स तक, जो भी पहले पड़ जाए। आपको बता दें पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। उसके बाद फिर इसका नाम हो गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और जब भारत आज़ाद हुआ फिर उसके बाद ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाने जाना लगा। आर्टिकल 315 से 323 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 14 है, पार्ट 14 है, उसमें आर्टिकल 315 323 ये यूनियन ये पब्लिक सर्विस कमीशन से ही संबंधित है, चाहे वो यूनियन में हो चाहे फिर हर एक स्टेट में हो। When did the Indian Coast Guard celebrate its 48th रेजिंग डे? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 फरवरी 2024। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में अपना 48th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत। और आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसका मोटो है वयम रक्षम है, यानी कि वी प्रोटेक्ट। और करंटली जो डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पॉल हैं। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ये चीफ हाइड्रोग्राफर अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इंडियन नेवी आपको बता दें 2024 ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के रूप में मना रहा है टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी एंड वेलबींग ऑफ नेवल सिविलियंस बाय एड्रेसिंग ऑल फेसेट्स ऑफ सिविलियन एचआर मैनेजमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। इंडियन विच कंट्री इंक्ड एमओयू ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट? भारत और किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है ओमान। आपको जानना चाहिए डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर आरामने इन्होंने 12th इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता की है मुस्कैट ओमान में। और इंडिया और ओमान ने एक एमओयू भी साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जिसके तहत डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट जो है प्रोक्योर किए जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि के संजय मूर्ति जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इन्होंने फर्स्ट इंडिया फिनलैंड हाई लेवल डायलॉग मीटिंग की अध्यक्षता की है वर्चुअली। In which category has the Indian Institute of Mass Communication (IIMC) been declared as a deemed to be university? भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को किस श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है डिस्टिंक्ट कैटेगरी। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जर्नलिज्म के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा यूनियन ग्रांट कमीशन की एडवाइस पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है अंडर डिस्टिंक्ट कैटेगरी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ही बात होती है। अच्छा, अब जो आईआईएमसी न्यू दिल्ली के और भी जो 5 रीजनल कैंपसेस हैं जम्मू में, अमरावती में, आइजॉल में, कोटायम में और देनकानाल में, ये सभी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। अब इस नए सेंसस के इस नए स्टेटस के साथ ही जो आईआईएमसी है अब ये डिग्रीज भी ऑफर कर पाएगा इंक्लूडिंग डॉक्टरल डिग्रीज। आपको बता दें यूजीसी एक्ट 1956 की सेक्शन 3 के तहत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड विच कॉलेज हैव रिन्यूड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रोशनी सेंटर ऑफ वीमेन कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन? ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस कॉलेज ने रोशनी महिला सामूहिक नेतृत्व वाली सामाजिक कार्रवाई केंद्र की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? सही आंसर ऑप्शन है लेडी एरविन कॉलेज।
देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRL जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। इसने और लेडी इरविन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है अपना रिन्यू किया है, यानी कि पहले से भी चलता आ रहा है उसे रिन्यू कर दिया है। तो ये 5 साल के लिए MOU होने वाला है और ये रोशनी से संबंधित है। रोशनी सेंटर ऑफ वुमेन कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन, CWCS से, ठीक है, ताकि जो रूरल कम्युनिटीज़ है ना उनको फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ठीक है, ये सभी जो है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जा सके और इस और जो है उनका सर्वांगीण विकास हो सके। What is the approved outlay for the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund for the next 3 years? अगले 3 वर्षों के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए अनुमोदित परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 29,610.25 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF इसको 2025-26 यानी कि अगले 3 साल तक के लिए अप्रूव कर दिया है कि ये कंटिन्यू रहेगा और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत ऑपरेट किया जाता है और इसका जो आउटले रहेगा, जो परिव्यय रहेगा, 29,610.25 करोड़ रुपए रहेगा। द स्कीम विल इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट्स फॉर डेयरी प्रोसेसिंग and product diversification, meat processing and product diversification, animal feed plant, breed multiplication farm, animal waste to wealth management and veterinary vaccine and drug production facilities। तो बेसिकली एक इंसेंटिव देने वाला प्रोग्राम है जो भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, डेयरी प्रोसेसिंग के या फिर मीट के क्षेत्र में, वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तो देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कराएगी 8 साल तक के लिए, जिसमें कि 2 साल का मॉरेटोरियम भी रहेगा, ठीक है, फॉर लोन अप टू 90% फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक एंड NCDC, नाबार्ड एंड NDDB। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू द MSME एंड डेयरी कोऑपरेटिव्स अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट बोरोड फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ ₹750 करोड़। तो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराएगा, जैसे कोई लोन लेता है, ठीक है, तो जो भी लोन लिया है तो उसकी 25% तक का क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। अगर ये लोन आपको नहीं वापस आता है तो हम इसी गारंटी लेते हैं। यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय आरोग्य मेला एट विच प्लेस? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली है। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड शिपिंग, पोर्ट वाटरवेज हैं, इन्होंने नेशनल आरोग्य फेयर को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में और इसे ऑर्गेनाइज किया गया पूरन चंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर। जो नेशनल आरोग्य फेयर है 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच मनाया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। Who launched the web portal of Coal Mines Provident Fund Organization called Sea Cares? कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का Sea Cares नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, प्रहलाद जोशी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, CMPFO का, जिसका नाम है Sea Cares। इसे डेवलप एंड डिजाइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट लीप इन द डिजिटाइजेशन जर्नी ऑफ CMPFO एमिंग टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ डिजिटाइजेशन इट्स रिकॉर्ड्स एंड वर्क प्रोसेस। तो जब ये CMPFO है, इसके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, जो भी डेटा वगैरह है, उसका डिजिटाइजेशन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए, जोशी ने यहाँ पर 3 इनिशिएटिव्स जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लिए गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड, उनको भी लॉन्च किया। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने इनिशिएटिव्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स लिमिटेड, EDCIL, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा स्ट्राइव के साथ मिलकर शुरू किए हैं। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द शुगर सब्सिडी स्कीम फॉर विच कैटेगरी ऑफ फैमिलीज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस श्रेणी के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने जो शुगर सब्सिडी दी जाती है अंत्योदय अन्न योजना AI फैमिलीज को PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत इसे और 2 साल तक बढ़ा दिया, 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 18.50
रुपए पर केजी पर मंथ शुगर सब्सिडी देती है, जो भी अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज हैं उनको। Which law commission has submitted its report titled Revisiting the Law on Prevention of Damage to Public Property to the Government of India? किस विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 22nd लॉ कमीशन। देखिए 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट नंबर 284 जिसका टाइटल रहा रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की है। और आपको बता दें डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हैज कंटिन्यूड अनडिमिनिश्ड कॉजिंग gargantuan losses to the public exchequer and inconvenience to the public जनरल पब्लिक। तो वही जो आपने देखा होगा दंगे वंगे हो जाते हैं या फिर कोई हड़ताल वगैरह करते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सरकारी खर्चे पर ही आता है, वो सब सरकार के ऊपर ही आता है वो खर्चा। तो कमीशन ने कहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए। साथ ही इसी 22nd लॉ कमीशन ने रिपोर्ट नंबर 285 भी सबमिट की जिसका टाइटल रहा द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसे क्रिमिनल लॉज के तहत जो है रखा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हटा दें उसको, क्रिमिनल डिफेमेशन को हटाना नहीं है। Which organization signed an MOU with BRAC International for Economic Inclusion for the Poorest of the Poor? गरीब लोगों के आर्थिक समावेशन के लिए किस एजेंसी ने ब्राक इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। आपको जाना चाहिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत, इसने MOU साइन किया है ब्राक इंटरनेशनल के साथ, जो कि एक ग्लोबल साउथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विजन रहता है पीपल को एम्पावर करना। तो ये जो MOU है ये साइन किया गया है ताकि पोरेस्ट ऑफ पुअर को दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इंक्लूड किया जाए। What does the acronym घर stand for in the context of the portal launched by NCPCR? NCPCR द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल के संदर्भ में घर का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन ए है, गो होम एंड रीयूनाइट। देखिए घर यानी कि गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल हाल ही में डेवलप और लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के द्वारा। The Ghar portal has been developed to digitally monitor and track the restoration and repatriation of children as per the protocols under the Juvenile Justice Act 2015। ठीक है, तो जो भी देखिए बच्चे हैं उनको डिजिटल मॉनिटर किया जा रहा है, उनका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ बच्चे जो घर से जैसे भाग जाते हैं तो उनको दोबारा उनकी जगह पर पहुंचाना या अगवा हो गए हैं। ठीक है, अब NCPCR के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR एक्ट 2005 के तहत, और ये ऑपरेशनल हुई 5 मार्च 2007 को। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है ये, और पियांग कनुंगू इज द चेयरमैन ऑफ NCPCR। What is the theme of the Commonwealth Legal Education Association Commonwealth Attorneys and Solicitor General Conference 2024? Commonwealth Legal Education Association कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 को इनोग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। वेयर वॉज द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIIT न्यू दिल्ली। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने IIIT जो कि न्यू दिल्ली में है यहाँ डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स को इनोग्रेट किया और डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 को भी संबोधित किया। द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स कोऑर्डिनेटेड बाय CTEC aims to tap into the $1 trillion opportunity presented by electronic system design and manufacturing sector। साथ ही आपको जाना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं S कृष्णन, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट इसको इनोग्रेट किया है हैदराबाद में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में। हु इज द 50th
रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पाने वाले 50वें प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो सीनियर बीजेपी लीडर और राम जन्मभूमि मूवमेंट के जनक लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताया 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस अवार्ड को पाने वाले ये 50वें पर्सन होंगे और मोदी गवर्नमेंट के तहत ये 7वें होंगे जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। अच्छा, लास्ट मंथ हमने देखा कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया है। अगर हम आडवाणी की बात करें तो 1989 में मंदिर मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, फिर 1990 में रथ यात्रा इन्होंने निकाली सोमनाथ गुजरात से लेकर अयोध्या यूपी तक। लाल कृष्ण आडवाणी की अगर हम बात करें तो 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे ये, 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया 2002 से 2004 के बीच में। अच्छा, जब 2009 के लोकसभा जनरल इलेक्शन थे तो उसमें बीजेपी के ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे। और इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी जानना चाहिए कि आडवाणी का जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद फिर जब पार्टीशन हुआ तब ये भारत आ गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूजिंग कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड? ₹5000। द गवर्नमेंट विल सेल अ 3.5% स्टेक इन पावर प्रोड्यूसर NHPC हु रिसीव्ड द कोटाई अमीर कम्युनल हार्मनी अवार्ड 2024 फ्रॉम तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन। तो ये है मोहम्मद जुबैर। Where did India finished in the inaugural FIH Hockey 5 Men's World Cup Oman 2024 in Muscat? Answer is 5th. On Henley Passport Index 2024, the Indian passport is the 80th most powerful passport in the world right now, along the passport of which country? Answer is Uzbekistan. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which city is hosting the India versus Pakistan Davis Cup? What is the name of Tamil cinema superstar Vijay's news political party? Formula 1 champion Lewis Hamilton announced he would be switching to which racing team? Which politician earned the nickname of Jharkhand Tiger while playing an active role in the movement for Jharkhand's statehood in the 1990s? What was the name of the declaration signed by the British government in 1917 that supported the creation of a homeland for the Jewish people in Palestine? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए आप। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सब वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।